भाग एक। शाम के 8 बज रहे थे। शहर से कुछ दूरी पर एक फार्म हाउस थी। राज्य मंत्री लाला रतन राजपूत उसके मालिक थे। एक सफेद फॉर्च्यूनर कार उस फार्म हाउस में खड़ी थी। शायद मंत्री जी आए थे। कुछ देर बाद एक नीले रंग की कार उस फार्म हाउस में आई। उस कार से बिजनेसमैन शर्मा जी उतरे और फार्म हाउस में बने बंगले के अंदर प्रवेश कर गए। शर्मा जी के बाद एक पुलिस जीप वहां पहुंची, जिसमें थानेदार बलविंदर सिंह साथ में विनोद जो बैंक में क्लर्क है। वे दोनों भी बंगले में चले गए। वहाँ काफी सन्नाटा था। आसपास छोटे छोटे गांव थे। रात गुजरने के साथ गांव वाले भी अपने घरों में बंद हो गए थे। तभी एक बुलेट बाइक गड़गड़ाता हुआ उस सन्नाटा को चीरता हुआ फार्म हाउस की ओर बढ़ा। उसमें दो नौजवान सवार थे। एक तो शुभम रस्तोगी जो उस मोटरसाइकिल को दौड़ा रहा था, दूसरा उसका दोस्त माइकल। वे दोनों भी फार्म हाउस पहुँच उस बंगले में प्रवेश कर गए। भाग दो। वो फार्म हाउस मंत्री लाला रतन राजपूत के लिए ऐशगाह से कम नहीं थी। उसमें हर तरह की सुविधा थी। शुभम और माइकल उस बंगले के मुख्य हॉल में पहुंचे। वहां उन्हें शर्मा जी, थानेदार बलविंदर और विनोद दिखे जो एक महंगे शराब का सेवन कर रहे थे। शुभम और माइकल को वहां फार्म हाउस का एक स्टाफ जो द्वार में खड़ा था उनका स्वागत किया और अंदर हॉल में एक अलग टेबल पर बैठाया। मंत्री जी कहाँ हैं? शुभम ने उस स्टाफ से पूछा। वो यही हैं, आपसे थोड़ी देर में मुखातिब होंगे, स्टाफ ने उत्तर दिया। तभी एक वेटर आया, हाथों में ट्रे लिए जिसमें शराब की एक बोतल, 2 ग्लास और फ्राइड ड्राई फ्रूट्स थे। उस ट्रे को देखते ही माइकल की आंखों में चमक आ गई। वेटर उस ट्रे को उनके टेबल पर रख वहां से चला गया। माइकल झट से 2 पैक बनाया और शुभम के साथ चीयर्स किया और गटक गया। शुभम गहरे सोच में था। वो शहर का उभरता हुआ युवा नेता था, गरीब मजबूर लोगों के लिए एक मसीहा की तरह। साल भर में चुनाव थे। मंत्री जी लगभग 20 सालों से उस शहर में विधायिका चुनाव जीत रहे थे, पर इस बार उनकी विधायिका खतरे में थी। शायद वो जानता था मंत्री जी ने उसे वहां क्यों बुलाया है। वहीं दूसरी टेबल पर शर्मा जी और थानेदार बलविंदर भी असमंजस में थे। उन्हें भी अपने बुलावे का कारण नहीं पता था। शर्मा जी मंत्री जी के बिजनेस पार्टनर भी हैं और बलविंदर मंत्री जी का खास वर्दीधारी चमचा। एक मामूली सिपाही से सीधे थानेदार में प्रोन्नति उसे शायद मंत्री जी ने ही दिलवाई थी। और रहा विनोद, वो और बलविंदर बचपन के दोस्त थे। स्कूल कॉलेज नौकरी सब साथ में ज्वाइन किए। वे भी अपने हाथों में एक एक शराब के ग्लास पकड़े आपस में बातें कर रहे थे। भाग 3। लगभग 9 बजे होंगे। मंत्री जी अपने उसी स्टाफ के साथ वहां पहुंचे। उन सभी के साथ मेल मिलाप किए और शर्मा जी के साथ एक कमरे में चले गए। करीब 15 मिनट बाद शर्मा जी उदासी भरा चेहरा लेकर आए और बलविंदर को मंत्री जी के कमरे की ओर जाने का इशारा कर वहीं बैठ गए जहाँ बैठे थे। विनोद वहां खामोश बैठा रहा। कुछ देर बाद बलविंदर भी लौट आया और उसके पीछे मंत्री जी का स्टाफ भी आया। वो शुभम को मंत्री जी के कमरे की ओर ले गया। माइकल अकेला वहां बैठा शराब के पैक पे पैक पी रहा था। वो अपने मोहल्ले का सबसे बदमाश और शराबी लोंडा में से था। शुभम शहर का उभरता लीडर था। उसे कभी कभी कुछ छोटे मोटे आंदोलनों के लिए लड़कों की जरूरत पड़ती थी, जो माइकल उसे उपलब्ध करवाता था। शुभम आने में काफी देर किया। मंत्री जी उसी कमरे में रहे। इधर वेटर ने सबके टेबल पर खाना लगा दिया। शराब ज्यादा पी लेने के कारण सबने थोड़ा ही खाया। जब वे जाने लगे तो मंत्री जी कमरे से बाहर आए और उन सबको विदा किए। सभी अपने अपने रास्ते चले गए। मंत्री जी वहीं रुके। भाग 4। सुबह का समय था। विनोद घर के बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसकी वाइफ अस्मिता उसके लिए चाय लेकर आई और बोली, मुन्नी का एडमिशन कराना है। पैसे कल आपने बैंक से निकाले थे ना? हाँ, बैग में 20,000 रखे हैं, निकाल लेना, विनोद ने अस्मिता से कहा और अखबार पढ़ने में व्यस्त हो गया। इधर थानेदार बलविंदर अपने घर में गहरी नींद में था। बच्चे स्कूल चले गए थे और उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने फोन उठाई और उठाते के साथ अपने बिस्तर में अचानक बैठ गया और तुरंत घर से जीप में निकला। उसकी पत्नी पीछे से आवाज लगाई पर उसने अनसुना कर दिया। शहर के दूसरे छोर पर उसी वक्त शुभम के घर के सामने एक पुलिस जीप रुकी जिसमें माइकल था। माइकल बहुत डरा हुआ लग रहा था। उसने जीप से ही उंगलियों से इशारा करता हुआ उन पुलिस वालों को शुभम का घर दिखाया। घर का पता चलते ही पुलिस वाले सनसनाते हुए शुभम के घर में दाखिल हुए। शुभम की माँ एक स्कूल शिक्षिका थी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो शुभम को दबोचकर जीप में बैठाकर उसे ले गए। शुभम बेचारा सो रहा था। उसे कुछ समझ न आया। इधर थानेदार बलविंदर अपनी जीप को दौड़ाता हुआ विनोद के घर पहुंचा और विनोद से कहने लगा, बहुत बड़ी समस्या आ गई है यार, तू चल मेरे साथ। मेरी मती मारी गई थी जो तुझे मैं साथ लेकर गया था। कहाँ चले बलविंदर? विनोद ने पूछा। चल नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी।
बलविंदर विनोद को पकड़े खींचते हुए कहने लगा और उसे जीप में बैठाकर एक ओर निकल गए। अस्मिता खड़ी सब देखती रही, उसे भी कुछ समझ नहीं आया। भाग 5। शहर के क्राइम ब्रांच हेड ऑफिस सुबह के 9:30 बज रहे होंगे। बलविंदर विनोद के साथ वहां पहुंचा। विनोद बिल्कुल खामोश था। शायद उसे रास्ते में बलविंदर ने सब बता दिया था। बलविंदर जीप साइड में खड़ी कर डीएसपी साहब के केबिन की ओर दौड़ा, साथ में विनोद भी। डीएसपी साहब भी उस दिन जल्दी पहुंच गए थे, शायद कोई इमरजेंसी आन पड़ी थी। डीएसपी साहब के केबिन के अंदर पहुंचते ही दोनों उनके सामने रोने लगे और बोलने लगे, हमने कुछ नहीं किया है सर, हमें बचा लीजिए। तुम्हें हमने पहले ही मना किया था बलविंदर, नेताओं की खातिरदारी कम किया करो, तुम सुनते ही नहीं थे। फंस गए ना। और विनोद, तुम बलविंदर के चक्कर में क्यों रहते हो? तुम्हें भी ये ले डूबा ना। डीएसपी साहब दोनों को डांटते हुए कहने लगे, सर प्लीज हमें बचा लीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। बलविंदर और विनोद रोते हुए कहने लगे, ठीक है रुको, मैं सिकंदर से बात करता हूँ। डीएसपी साहब उन दोनों को सांत्वना देते हुए कहने लगे। थोड़ी देर बाद वे दोनों डीएसपी साहब के केबिन से निकल क्राइम ब्रांच के मुख्य ऑफिस में पहुंचे। दोनों की हालत खराब थी। विनोद की हालत ज्यादा खराब थी, वो पसीने से तरबतर था। एक आम आदमी गली मोहल्ले के गुंडे बदमाशों से ज्यादा पुलिस वालों से डरता है, चाहे वो थाने की पुलिस हो या ट्रैफिक पुलिस। दोनों को देखकर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सिकंदर गौड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, आइए आइए, आप दोनों का ही इंतजार था, आपके आने से हमारा महकमा आज गुलजार हुआ है। और इतना कहने के साथ एक कमरे में चले गए। क्राइम ब्रांच का एक ऑफिसर जो वहां बैठा था उन्हें एक दीवार से लगे बेंच पर बैठने का इशारा करता है। दोनों उस बेंच में चुपचाप बैठ जाते हैं। उनके बगल में भी एक बेंच था जिसमें शर्मा जी, शुभम और माइकल बैठे हुए थे। वे भी खामोश थे। उस क्राइम ब्रांच ऑफिस से लगे एक कमरे से कुछ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जहां सिकंदर गौड़ा कुछ देर पहले गया था। भाग 6। सिकंदर गौड़ा एक होनहार और होनेस्ट क्राइम ब्रांच का ऑफिसर था। उसने उस शहर में आते ही अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। उसे अपराधों की तहकीकात करते पता चला कि बहुत से इलीगल काम मंत्री जी के सरपरस्ती में हो रही है। वो मंत्री जी के पीछे पड़ गया। तब मंत्री जी ने साजिश के तहत थानेदार बलविंदर सिंह के साथ मिलकर उसे एक केस में फंसाकर सस्पेंड करवा दिया। तभी से वो मंत्री और बलविंदर से खैर खाया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही उसने ज्वाइनिंग की है। ये बात विनोद को भी पता है। बलविंदर का दोस्त होने के नाते वो भी उससे डरा हुआ है। उस कमरे के अंदर सिकंदर अपने कुछ ऑफिसरों के साथ फार्म हाउस के स्टाफों से इंटेरोगेशन कर रहा था और उन्हीं स्टाफों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। कुछ देर बाद उस कमरे से सिकंदर गौड़ा निकला और अपने मोबाइल में किसी से बातें करने लगा। बातें करते करते अपने एक ऑफिसर को चलने का इशारा किया। दोनों क्राइम ब्रांच ऑफिस से निकल गए। भाग 7। दोपहर का समय। शहर के पुलिस मुख्यालय में बहुत भीड़ थी। पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर आए हुए थे, कुछ राज्य सरकार के मंत्री वगैरह भी थे और पुलिस मुख्यालय के बाहर जनता और रिपोर्टरों की भारी भीड़ थी। इंस्पेक्टर सिकंदर गौड़ा अपने एक ऑफिसर के साथ भीड़ में छुपते छुपाते किसी तरह मुख्यालय के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली थी, सो सभी मीटिंग हॉल की ओर भागे भागे जा रहे थे। सभी मीटिंग हॉल में दाखिल होकर बैठ गए। एक तरफ राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण तो दूसरी तरफ पुलिस महकमे के आला अधिकारी। मीटिंग शुरू हुई। उस शहर के डीएसपी साहब खड़े हुए और बताने लगे, कल रात हुई मर्डर केस के कारण पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है। हम संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं, जल्द ही अपराधी हमारे शिकंजे होंगे। डीएसपी साहब इतना ही बोल पाए थे कि गृह मंत्री जी पूछने लगे, इस केस की तफ्तीश कौन कर रहा है? डीएसपी साहब बोले, जी सर, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सिकंदर गौड़ा जी कर रहे हैं। कहाँ हैं वो? यहाँ आए हैं? गृह मंत्री जी फिर पूछे। हाँ सर, यही हैं, हमारे साथ ही बैठे हैं। डीएसपी साहब ने सिकंदर गौड़ा की ओर इशारा कर उन्हें उत्तर दिया। तो मंत्री लाला रतन सिंह के मर्डर केस की क्या अपडेट है ऑफिसर? गृह मंत्री जी सिकंदर की ओर देख पूछे। इंस्पेक्टर सिकंदर गौड़ा खड़े होकर बोला, यस सर, हमें मॉर्निंग में कत्ल की खबर मिलते ही हमने फार्म हाउस जाकर उसकी अच्छे से तफ्तीश की और हमारे कुछ ऑफिसर्स सीसीटीवी वीडियो को अभी खंगाल ही रहे हैं, पर वहाँ कोई सबूत नहीं मिला। हमने संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। हम मुजरिम को कल सुबह तक आपके सामने हाजिर कर देंगे सर। देखिए इंस्पेक्टर, आपको जितनी जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व करना है। लाला जी एक खास समुदाय के नेतृत्वकर्ता थे, उनके कार्यकर्ता पागल हो रहे हैं, चक्का जाम और हुड़दंग मचा रहे हैं। गृह मंत्री फिर बोले। फिर कुछ देर बाद वो मीटिंग वहीं समाप्त हुई। सभी अपने अपने विभाग लौट आए। भाग 8। शाम के 4 बज रहे थे। सिकंदर अपने उस ऑफिसर के साथ क्राइम ब्रांच के ऑफिस में दाखिल हुआ।
जहां अभी भी फार्म हाउस के सारे स्टाफ और बलविंदर, विनोद, शर्मा जी, शुभम और माइकल उसी बेंच में बैठे हुए थे। वहां पहुंचते ही वहां खड़े अपने एक ऑफिसर को सिकंदर पूछने लगा, खाना वाना खिलाया कि नहीं इन्हें? उस ऑफिसर ने उत्तर दिया, यस सर, खाना पीना हो गया सबका। सिकंदर क्राइम ब्रांच के एक बंद कमरे की ओर जाते हुए उस ऑफिसर को बोला, तो फिर अंदर भेजो इनको एक एक करके। उस ऑफिसर ने हाँ में सर हिलाया। उस कमरे के अंदर एक टेबल और 4 कुर्सियां थी। एक में सिकंदर बैठ गया। उस कमरे का द्वार खुला। विनोद दाखिल हुआ। सिकंदर ने कुर्सी में बैठने का इशारा किया। विनोद बैठ गया। विनोद के बैठते ही सिकंदर ने विनोद से पहला प्रश्न किया, आपने मंत्री जी को क्यों मारा? विनोद प्रश्न सुनते ही सकपका गया। खुद को संभालते हुए बोला, नहीं सर, मैंने नहीं मारा। मेरी तो उनसे कोई जान पहचान भी नहीं थी। मैं तो बलविंदर के कहने पर उसके साथ पार्टी करने गया था और नशे में धुत तुमने और बलविंदर ने मंत्री जी को ठिकाने लगा दिया। सिकंदर उसकी बात खत्म होते ही बोला, नहीं सर नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं पता। विनोद गिड़गिड़ाता हुआ बोलने लगा। अचानक सिकंदर उठा और उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे कुर्सी से उठाकर दीवार पर चिपका दिया। सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं बेकसूर हूँ, विनोद छटपटाते हुए गिड़गिड़ाने लगा। सिकंदर को भी रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहा है। उसने विनोद को छोड़ दिया। विनोद से माफी मांगने लगा। उसे कुर्सी में फिर से बैठने को कहा। विनोद बैठा। सिकंदर उससे फिर प्रश्न करने लगा, तेरा वो निठल्ला दोस्त बलविंदर मामूली सिपाही था ना? विनोद हाँ में अपना सर हिलाया और उस मंत्री की शरण में आकर सिपाही से थाने का इंचार्ज बन गया। विनोद की तरफ देखते हुए फिर कहा। विनोद फिर से अपना सर हाँ में हिलाया। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती। सिकंदर अपना माथा अपनी हथेली में रखते हुए बोला, क्या सर? विनोद पूछा। यही कि तू लगभग 15 सालों से एक ही बैंक में क्लर्क है, पर तेरी प्रोन्नति नहीं हुई, जबकि कई सालों से तू लगा हुआ है। तूने बैंक की मैनेजर वाली एग्जाम भी निकाली थी। सिकंदर विनोद को घूरते हुए कहने लगा। विनोद चुप था, एकदम चुप। सिकंदर फिर आगे बोला, जानता है तेरी प्रोन्नति किसने रोक रखी है? वही मंत्री जिसका तुम दोनों चमचागिरी करते थे। इतना बोला और हंसने लगा। फिर आगे बोला, और तुझे भी मालूम है कि मंत्री जी तुम्हारे रास्ते के रोड़ा बने हुए थे, और रोड़ा बने भी क्यों ना, उनके मोहरों में तुम सबसे महत्वपूर्ण मोहरे थे, जो उनकी ब्लैक मनी को अपने बैंक में वाइट करते थे। इतना कहने के साथ ही सिकंदर फिर हंसा और उसकी बातें सुन विनोद सकपकाते हुए कहने लगा, लेकिन मैंने मंत्री जी की हत्या नहीं की। हाँ ये बात तो मुझे भी मालूम है, तुमने मंत्री जी को नहीं मारा, पर तुम्हारे पास सॉलिड कारण है उनको टपकाने की। सिकंदर विनोद से कहा और टेबल पर रखी घंटी को बजाने लगा। क्राइम ब्रांच का बाहर खड़ा ऑफिसर अंदर आया। आप जाइए विनोद जी, सिकंदर ने कहा और अपने ऑफिसर की ओर देखते हुए आगे कहने लगा, इनको छोड़ दो, ये बेकसूर हैं। विनोद उस रूम से तेजी से निकला और क्राइम ब्रांच ऑफिस से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद थानेदार बलविंदर को बुलाया गया। उससे पूछताछ हुई, उसे भी छोड़ दिया गया। शायद डीएसपी साहब और सिकंदर गौड़ा की बात हुई थी। फिर शर्मा जी की बारी आई। वे कमरे में दाखिल हुए। उनके आते ही सिकंदर पूछने लगा, तो बताइए शर्मा जी, आपने मंत्री जी को क्यों मारा? शर्मा जी भी विनोद की तरह गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, मैं क्यों मारूंगा मंत्री जी को? मेरा और उनका ताल्लुकात बहुत अच्छा था। ताल्लुकात आपके और मंत्री जी के 2 महीने पहले ही टूट चुके थे शर्मा जी, जब आपने एक बिजनेस में मंत्री जी को इन्वेस्ट करा के उनका करोड़ों रुपया डूबा दिया और मंत्री जी आप पर उन पैसों की भरपाई के लिए दबाव बना रहे थे। ऑफिसर सिकंदर गौड़ा आज सबकी जन्म कुंडली निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद शर्मा जी भी हांफते इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकले। अगला नंबर शुभम का था। वो भी गया। उससे भी वही प्रश्न, शुभम का भी वही उत्तर। लेकिन सिकंदर गौड़ा भी पूरी होमवर्क करके आया था। उसने शुभम का एक पुरान रहस्य उजागर किया। आज से लगभग 24 साल पहले शुभम के पिता कैलाश रस्तोगी और मंत्री लाला रतन जिगरी दोस्त थे। दोनों ने मिलकर एक बिजनेस की शुरुआत की थी। बिजनेस खूब चली, लेकिन मंत्री लाला रतन उसको बिजनेस में धोखा दे देता है, पूरे बिजनेस को हड़प लेता है। शुभम की पूरी फैमिली रोड में आ जाती है। लेनदारों से तंग आकर शुभम के पिता सुसाइड कर लेते हैं। मंत्री की हत्या करने का ठोस कारण शुभम के पास भी था, लेकिन वो सिकंदर से कहता है, अगर उस मंत्री को मारना रहता तो मैं बहुत पहले ही मार देता, पर उससे सब कुछ छीनना चाहता था। उसे दर्द देना चाहता था, जैसे हम वर्षों तड़पे हैं। कुछ देर बाद सबको छोड़ दिया जाता है, लेकिन सबको हिदायत दी जाती है कि कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा और जब भी बुलाया जाएगा उन्हें हाजिर होना होगा। सबके जाने के बाद सिकंदर गौड़ा गहरी सोच में डूब जाता है। अभी भी उसके लिए कातिल अनजान था, कोई सबूत नहीं था। थे तो सिर्फ कुछ संदिग्ध। भाग 9।
रात के 8 बज रहे थे। मंत्री जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। उसमें भी ये बात साफ थी कि हत्या साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से हुई, क्योंकि गोली चलने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। यहाँ तक कि बाहर खड़े मंत्री जी के बॉडीगार्ड को भी गोली की आवाज नहीं आई। अब बात रह गई कि हत्यारा अंदर आया कैसे। बाहर बॉडीगार्ड थे और सीसीटीवी कैमरा भी चारों तरफ था, फिर भी हत्यारा किसी भी कैमरे में दिख क्यों नहीं? या तो इन्हीं में से एक हत्यारा होगा या सबने मिलकर मारा होगा मंत्री जी को। सिकंदर गहरी सोच में पड़ गया था। लगभग 1 घंटे बाद सिकंदर गौड़ा अपने 2 ऑफिसर्स के साथ फार्म हाउस पहुंचा। वहां एक नया गार्ड था। उन्होंने उसे अपना आई कार्ड दिखाया। उस गार्ड ने उन्हें अंदर आने दिया। वे बंगले पर पहुंचे। वहां 2 पुलिस वाले पहरा दे रहे थे। सिकंदर और उसके ऑफिसर को देखते ही वे सैल्यूट मारे। सिकंदर अपने ऑफिसर्स को बंगले की बारीक से जांच करने को कहता है और खुद मंत्री जी के पर्सनल रूम में चला जाता है। वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। मंत्री जी ने सिर्फ हॉल और अपने फार्म हाउस के चारों ओर कैमरा लगवाया था। उस फार्म हाउस और बंगले का बारीकी से तफ्तीश करने के बाद सिकंदर अपने दोनों ऑफिसरों के साथ क्राइम ब्रांच ऑफिस वापस लौट आता है और तीनों सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगते हैं। भाग 10। हत्या की रोज। सुबह से लेकर शाम तक फार्म हाउस खाली थी। गेट के पास एक गार्ड जो हमेशा रहता था वो वहीं था। बंगले के अंदर 2 स्टाफ थे जो साफ सफाई कर रहे थे और 2 स्टाफ बाहर टहल रहे थे। शाम के लगभग 5 बजे मंत्री जी अपने 2 अंगरक्षक और एक चालक के साथ फॉर्च्यूनर कार से फार्म हाउस पहुंचे और अपने कमरे में चले गए। चालक कार को पार्किंग में खड़ा कर बाहर गेट के पास बने गार्ड रूम में चला गया। रात के 8:07 शर्मा जी अपनी कार से आए और बंगले के अंदर गए और मुख्य हॉल में लगे सोफा में बैठ गए। 8:22 शर्मा जी के आने के 15 मिनट बाद बलविंदर और विनोद आए। वो भी बंगले के मुख्य हॉल में शर्मा जी के साथ बैठ गए और तीनों शराब पीने लगे। ठीक 9 बजे शुभम और माइकल की एंट्री बंगले में हुई। वे दोनों भी एक अलग टेबल में बैठ शराब पीने लगे। मंत्री जी के सारे स्टाफ भी अपनी अपनी जगह पर थे। वे सभी मंत्री जी से भेंट करने के बाद वहां सबने साथ में लंच किया और सारे गेस्ट निकल गए। फार्म हाउस के सारे स्टाफ भी वहां बंगले के पीछे बने रूम में सोने चले गए। रात के लगभग 12 बज रहे होंगे। मंत्री जी भी अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे। ठीक 1 बजे उनके अंगरक्षक को किसी का कॉल आया। इंटेरोगेशन में उस अंगरक्षक ने बताया था वो कॉल मंत्री जी की पत्नी की थी। शायद मंत्री जी अपनी पत्नी का कॉल नहीं उठा रहे थे। वो अंगरक्षक मंत्री जी के कमरे के पास पहुंचकर उन्हें आवाज देने लगा, लेकिन बहुत देर हो जाने पर भी मंत्री जी का अंदर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण उसने दूसरे अंगरक्षक को बुलाया। फिर गार्ड और चालक आए। फिर बंगले के पीछे स्टाफ आए। कुछ देर बाद घबराकर उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर देखा मंत्री जी मरे पड़े हैं। तब तक अगल बगल के ग्रामीण भी वहां पहुंच चुके थे। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाया गया, लेकिन मंत्री जी पहले ही मर चुके थे। उसके बाद पुलिसकर्मी आए और फिर 3 बजे के आसपास क्राइम ब्रांच वाले आए। भाग 11। मंत्री जी की हत्या के 24 घंटे के बाद सुबह का समय। शहर में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर तोड़-फोड़, चक्का-जाम इत्यादि हो रहे थे। सिकंदर अपने केबिन में ही चेयर पर सो रहा था। तभी डीएसपी साहब का फोन आया। मंत्री जी की हत्या करने वाले गैंग का एनकाउंटर हो गया है। शहर के बाहर वे एक कार से भाग रहे थे। सो तुम यहाँ घटना स्थल के पास आ जाओ। सिकंदर अपने ऑफिसर के साथ घटना स्थल की ओर निकला। कुछ देर बाद वो घटना स्थल में पहुँचे। वे 3 प्रोफेशन शूटर थे। तीनों वहीं ढेर थे। पास के थाने के पुलिस वाले जश्न मना रहे थे। वहीं पे डीएसपी साहब भी थे। वे सिकंदर के पास आए और बोले, फाइल क्लोज कर दो। आखिर मंत्री जी की हत्या का केस सुलझ गया। इन्होंने फिरौती के लिए मंत्री जी हत्या की थी। सिकंदर चुपचाप वहां खड़ा था। वो रुंधे गले से ओके सर कहा और वहां से लौट आया। क्राइम ब्रांच के ऑफिस में अब वो अकेला था। उसके 2 ऑफिसर भी घर चले गए थे। वो गहरी सोच में पड़ा हुआ था। अचानक से वो अपने टेबल के डेस्कटॉप में मंत्री जी के बंगले की सीसीटीवी फुटेज फिर से देखने लगा और एक जगह रुक गया। जब मंत्री जी की मौत की खबर फार्म हाउस में सबको पता चली तो उनके कमरे के बाहर भीड़ हो गई। अस्पताल कर्मी भी एम्बुलेंस से आए, लेकिन 4 ही अस्पताल स्टाफ अंदर गए। लेकिन बाहर जब मंत्री जी को ले जा रहे थे तब 5 स्टाफ थे। यानी कि हत्यारा हत्या करने के बाद मंत्री जी के कमरे में ही छुपा हुआ था। वो बस मौके की तलाश कर रहा था। सिकंदर को अचानक क्या हुआ? वो उस फुटेज को डिलीट करने लगा और उसे डिलीट करने के बाद वो भी अपने ऑफिस से निकला और घर चला गया। भाग 12। 6 महीने बाद गोवा के एक रेस्टोरेंट में विनोद और बलविंदर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे। वहाँ शर्मा जी भी थे।
शुभम और माइकल भी उनसे कुछ दूरी पर बैठे हुए थे। तभी शुभम की मां अस्मिता को देखकर मुस्कुराई। अस्मिता भी उन्हें देखकर मुस्कुराई। वे दोनों उस रेस्टोरेंट से निकलकर एक ओर जाने लगे। विनोद ने पूछा, कहाँ जा रही हो? अस्मिता ने कहा, आ रही हूँ बस। अस्मिता रेस्टोरेंट के बगल में बने बार में घुसी। उसके पीछे शुभम की मम्मी भी थी। वहीं टेबल पर बैठा एक शख्स बियर पी रहा था। वहीं पर जाकर दोनों बैठ गईं। शुभम की मम्मी ने उस शख्स से कहा, थैंक यू बेटा, तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। उस राक्षस को आज नहीं तो कल मारना ही था माजी। उस शख्स ने कहा, सारे सबूत आपने मिटाए कि नहीं भाई? अस्मिता जो चुप थी उस शख्स से कहने लगी, सारे सबूत मिटा दिए गए हैं, अब लोग निश्चिंत रहें। वो शख्स अपना चश्मा उतरते हुए कहा। और वो शख्स कोई और नहीं था, सिकंदर गौड़ा था, क्राइम ब्रांच का होनहार ऑफिसर। भाग 13। आज से लगभग 25 वर्ष पहले जब शहर ज्यादा डेवलप नहीं था, तब दो दोस्तों ने एक ड्राई फ्रूट का बिजनेस स्टार्ट किया था। उस कंपनी का नाम मदर ड्राई फ्रूट्स थी, जो अब लाला ड्राई फ्रूट कंपनी में बदल गई है। कैलाश रस्तोगी एक भले इंसान थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त लाला रतन सिंह के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन लाला रतन सिंह के मन में खोट था, वो सारे बिजनेस को चालाकी से हड़प लेता है। कैलाश जी का पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। वे डिप्रेशन बर्दाश्त नहीं कर पाते और सुसाइड कर लेते हैं। तब शुभम की उम्र मात्र 7 वर्ष थी और उसकी छोटी बहन 3 वर्ष की थी। कैलाश की मौत के बाद उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाने लगा। तब शुभम की मां एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी। उस वक्त लाला रतन सिंह अनमैरिड था, लेकिन उसने एक खूबसूरत लड़की को अपने जाल में फंसा रखा था। लेकिन उस शहर के विधायकी चुनाव में जीत के बाद उसे भी धोखा दे देता है। वो लड़की प्रेग्नेंट थी और शुभम की मां की सहेली भी थी। उस लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया और जन्म के समय ही गुजर गई। वो बच्ची शहर के एक अनाथालय में पाली बढ़ी। शुभम की मां उससे मिलने हमेशा अनाथालय जाती रहती थी। उस बच्ची का नाम अस्मिता था, जो अब विनोद की पत्नी है। दोनों कॉलेज में मिले, प्यार हुआ, दोनों ने शादी कर ली और सिकंदर के पिता लाला रतन सिंह के ड्राइवर थे, जिन्हें एक झूठे मर्डर केस में फांसी हुई थी, जिन्हें लाला रतन सिंह ने फंसाया था। और उस मर्डर को लाला रतन सिंह खुद अंजाम दिया था। इसलिए उस शहर में ज्वाइनिंग मिलते ही सिकंदर मंत्री जी के पीछे हाथ धो के पड़ा था। लेकिन मंत्री जी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी, सो उनका कुछ बिगड़ नहीं पाया और नौकरी से सस्पेंड होना पड़ा। भाग 14। शुभम की मां और अस्मिता। मंत्री जी से बदला लेना उनका वर्षों से मकसद था। सिकंदर एक दिन शुभम की मां से मिलता है और शुभम की मां ही अस्मिता से उसे मिलवाती है। तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं, लेकिन मंत्री जी हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। सिकंदर मंत्री जी पे नजर रखे हुए था। मंत्री जी महीने में कभी कभी फार्म हाउस जाया करते थे। सिकंदर उनके फार्म हाउस का अच्छे से निरीक्षण किया। एंट्री कहाँ है और एग्जिट कहाँ है, और उसे सीसीटीवी कैमरा कहाँ कहाँ है इसकी भी नॉलेज थी। सो वह उस दिन फार्म हाउस का दीवार फांद के बंगले के अंदर सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए अंदर दाखिल हुआ और मंत्री जी के रूम में छुप गया और इंतजार करने लगा। वहां आए हुए लोगों की पार्टी खत्म होने के बाद मंत्री जी के कमरे में दाखिल होते ही उन्हें साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से शूट कर देता है। अंगरक्षकों के बाहर होने के कारण वो वहीं छुपा रहता है और उन्हें पता था कि मंत्री की वाइफ रात में उन्हें कॉल करती है। सिकंदर पहले ही सब सेट कर रखा था। आसपास के ग्रामीणों के व्हाट्सएप में भी मैसेज एक गुमनाम नंबर से वही किया था और भीड़ का फायदा उठाते हुए वो एम्बुलेंस के आते ही हॉस्पिटल वाले ड्रेस में निकल जाता है। इसी के साथ इस मर्डर मिस्ट्री कहानी को समाप्त करता हूँ। आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।